जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिफोर एग्ज़ाम पर। साथियों, कल हम लोगों ने वीडियो पार्ट 1 के माध्यम से जाना कि संख्याएं होती क्या हैं, अंक क्या होते हैं। अंकों के बारे में भी हम लोगों ने बहुत विस्तृत ढंग से चर्चा किया, संख्या के बारे में भी जानने का प्रयास किए। तो हमको याद है कि हम लोग पूर्ण संख्या पढ़ने वाले थे। तो मित्रों, पूर्ण संख्या पढ़ने से पहले हमें पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक प्रश्न पूछ चुका है कि किस प्राकृतिक संख्या की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। एक और प्रश्न पूछ चुका है उसी प्रकार का कि किस प्राकृतिक संख्या की परवर्ती संख्या नहीं होती है। अगर इस प्रकार से बात कर देगा तो इनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब होता है दी गई संख्या से एक पहले की संख्या, और परवर्ती संख्या का मतलब होता है दी गई संख्या के एक बाद की संख्या। आइए कुछ एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि 16 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो आपके दिमाग में तुरंत ही बात आएगी -1 करने से जो संख्या प्राप्त होती है वह पहले वाली संख्या की पूर्ववर्ती संख्या, यानी 16 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी मिली? 15 मिली। अगर आपसे 298 की पूर्ववर्ती संख्या पूछा जाए तो आप तुरंत ही 298 में से 1 घटा देंगे तो 297। यह पूर्ववर्ती संख्या है किसकी? 298 की। अगर आपसे कह दे 2005 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो 1 माइनस करने से जो 2004 मिलता है वो पहले वाली संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कही जाती है। आप भी अपने से समझने का प्रयास करिएगा। अब आती है बात परवर्ती संख्या की। तो परवर्ती संख्या वो संख्या होती है जो एक जोड़ने से प्राप्त होती है। अगर आपसे कह दिया जाए 16 की परवर्ती संख्या क्या होगी, तो 16 में 1 जोड़ने से जो 17 प्राप्त होगा वो पहले वाले संख्या की परवर्ती संख्या होगी। ठीक उसी प्रकार से अगर 298 का परवर्ती संख्या पूछा जाए तो आप बेहद आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगर आपसे 2005 की परवर्ती संख्या पूछा जाए तो आप तुरंत ही 2005 में 1 जोड़ने से 2006 प्राप्त होगा, और ये पहले वाले संख्या की पूर्ववर्ती संख्या होगी। अब बात आती है जिस प्रश्न की मैं चर्चा कर रहा था, तो किस प्राकृतिक संख्या की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है, और दूसरा प्रश्न है किस प्राकृतिक संख्या की परवर्ती संख्या नहीं होती है। आप अपने से इसको समझने का, जानने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं आएगा तो अगली वीडियो में हम आपको इसकी पूरी जानकारी दे देंगे। अब आते हैं संख्याओं की अगली कड़ी में, बारी आती है पूर्ण संख्या की। और पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण का मतलब समझ ही रहे होंगे कि जिसमें पूरी संख्याएं हों। प्राकृतिक संख्याएं हुई थी लेकिन उसमें शून्य नहीं आया था, और पहले आपको बताया गया कि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था, जबकि प्राकृतिक संख्याओं को ऐसा माना जाता है कि प्रकृति ने हमें दिया है, इसलिए उसका नाम पड़ा था प्राकृतिक संख्या। और शून्य को किसने खोजा था? आर्यभट्ट ने खोजा था, इसलिए यह प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या होती क्या है? शून्य को प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में सम्मिलित करने से जो संख्याओं के सेट्स प्राप्त होते हैं, अर्थात समुच्चय प्राप्त होते हैं, उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। यहाँ परिभाषा भी लिखी गई, आप समझने का प्रयास करेंगे कि शून्य को प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में शामिल करने पर प्राप्त संग्रह को पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? शून्य से लेके जो भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सब की सब पूर्ण संख्याएं हैं। साथियों, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो आपका जवाब होगा हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। आप बेहद आसानी से देखेंगे तो शून्य के बाद जो एक समुच्चय सेट्स मिल रहा है वो प्राकृतिक संख्या का ही मिल रहा है। तो आप बेहद आसानी से कह सकते हैं कि हाँ, दुनिया में जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो कहीं न कहीं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। वहीं दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो आप इस प्रश्न का उत्तर 2 प्रकार से दे सकते हैं। पहला प्रकार होगा नहीं,
सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। इसका कारण आप जानते हैं। दूसरे प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? इसका जवाब आप ऑलरेडी दे चुके हैं। जो मैं दूसरे टाइप की बात कर रहा था कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो पहला जवाब आपने दिया था नहीं होती हैं, जबकि दूसरा जवाब इस प्रकार से हो सकता है कि हाँ होती हैं लेकिन शून्य को छोड़कर। तो इस बात को याद रखने की जरूरत है। अब संख्याओं की अगली कड़ी में हम जानेंगे पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर्स, और नाम से ही पता है पूर्णांक जिसमें पूरा पूरा अंक हो, और वह अंक चाहे प्लस में हो अथवा माइनस में हो, या तो न तो प्लस में हो और न ही माइनस में हो, तो बात करेंगे पूर्णांक। पूर्णांक ये 3 प्रकार के होते हैं। पूरा पूरा अंक प्लस में होगा तब भी पूर्णांक है, माइनस में होगा तब भी पूर्णांक है, और कोई संख्या ऐसी हो जो न तो प्लस में हो और न ही माइनस में हो तब भी वह पूर्णांक होता है। और दुनिया की सबसे फेमस पूर्णांक संख्या है शून्य। आपको याद रखने की जरूरत है, शून्य बिल्कुल उदासीन है, इस पे कोई चार्ज नहीं होते हैं। तो पूर्णांक होते हैं 3 प्रकार के, ऋणात्मक, उदासीन और धनात्मक। 0 से अगर हम इस साइड बढ़ते हैं यानी बाएं साइड बढ़ते हैं तो -1, -2, -3, -4 और ऐसे ही कहाँ तक हम चलेंगे? अनंत तक जाएंगे। अगर हम दाहिने साइड बढ़ते हैं उदासीन के यानी शून्य के, तो +1, +2, +3, +4 और ऐसे ही अनंत तक जाएंगे प्लस के। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या होता है, तो आपका जवाब तुरंत होगा माइनस का इन्फिनिटिव, और सबसे बड़ा क्या होगा, तो आपका जवाब होगा प्लस का इनफाइनाइट। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा पूर्णांक है जो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, तो आपका जवाब तुरंत आ जाएगा, ऐसा पूर्णांक होता है शून्य। अगर आपसे पूछ लिया जाए -1 पूर्णांक है कि नहीं, तो आप कहेंगे हम जानते हैं कि पूर्णांक का मतलब ही होता है वह पूरा पूरा अंक हो, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस शर्त एक ही है कि वह पूरा अंक होना चाहिए। अब संख्याओं की अगली कड़ी में हम जानने का प्रयास करेंगे कि अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं और आपका विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो हम जानेंगे कि सम संख्याएं होती क्या है। तो सम संख्याओं के बारे में आप पहले से ही जानते हैं और हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि सम संख्याएं वैसी संख्याएं होती हैं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग लग जाता है। विषम संख्याएं वैसी संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। तो जो हमारी अब चौथी संख्या है वो है सम संख्या। सम संख्या, और सम संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर बोलेंगे जो संख्या 2 से कट जाए, जो संख्या 2 से कट जाए, कट जाती हो, जो संख्या 2 से कट जाती हो, तो 2 से कटने वाली वही संख्या होगी, या तो 2 होगा या तो 2 से अधिक होगा। अगर 2 से कम होगी तो 2 का भाग जाने वाला नहीं है, तो वह संख्याएं हो जाएंगी 2, 4, 6 और ये हो जाएगा अनंत तक। और आप पहले ही जानते हैं कि संख्याओं का कोई अंत नहीं होता है। एक प्रश्न है आपसे, एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है? क्या शून्य एक सम संख्या है? क्या शून्य एक सम संख्या है? तो इसके जवाब में आप कहेंगे कि हाँ हाँ हाँ। इसका जो आप उत्तर देंगे कहेंगे कि हाँ हाँ, शून्य एक पूर्ण सम संख्या है। शून्य एक पूर्ण सम संख्या है। आपको याद रखने की जरूरत है कि वैसे प्राकृतिक संख्याएं तो 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन 0 भी एक संख्या है। अगर कभी किसी ने आपसे पूछ लिया है कि 0 कैसी संख्या है, तो आप कहेंगे वो पूर्ण संख्या है और पूर्ण सम संख्या भी है। 2 सबसे छोटी, आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो आप जवाब देंगे 2 है। और कोई पूछेगा सबसे बड़ी सम संख्या क्या है, तो आप निरुत्तर हो जाएंगे, आपके पास कोई जवाब ही नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि संख्याओं का अंत नहीं होता है। अब वही किसी ने पूछ दिया आपसे कि 0 कैसी संख्या है, तो आप कहेंगे 0 पूर्ण सम संख्या है और एक पूर्ण संख्या भी है। अब संख्याओं की अगली कड़ी में हम जानेंगे कि विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या, विषम संख्या, और विषम संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर। तो आपको पता है
जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, तो 2 का भाग किन संख्याओं में नहीं जाता है? 1, 3, 5, 7, 9 और यह अनंत तक हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो आपका जवाब होगा कि 1 है। और कोई पूछे सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है, तो आपका जवाब होगा कि हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों ज्ञात नहीं कर सकते? पहली अभाज्य संख्या क्या मिली, तो आप कहेंगे 2। यहाँ से लिख लेते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे 2 है। 1 नहीं है, 1 अभाज्य संख्या नहीं है, एक प्राकृतिक संख्या है। अब एक अगला प्रश्न है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम अभाज्य, तो आप कहेंगे 3, तो 2 तो सम है भाई, ये 3 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। अब बारी आती है कि सम की भी बात कर लिया जाए। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य, तो आप कहेंगे 2 है, क्योंकि 2 से छोटी कोई संख्या होती नहीं है, होती है 1, लेकिन वह अभाज्य संख्या है। तो कहेंगे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। आइए हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और ये देखेंगे कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी संख्याएं अभाज्य होती हैं, 1 से लेकर 50 तक के बीच में कितनी संख्याएं अभाज्य होती हैं, और 1 से लेकर 25 तक में। तो मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा जिससे आप भूल कर भी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि ऐसे पूछ दिया जाएगा तो आप भटक जाएंगे। पूछ दिया जाए कि 1 से 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो वहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा और टाइम लग जाएगा आपका। उससे बचाने के लिए मैंने एक कोड बनाया है। अब यहाँ गिनती लिखी गई है 1 से लेकर 100 तक में। अब हम चेक करते हैं कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ हम चेक करते हैं, ये 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है और 7 अभाज्य है। यानी 1 से लेकर 10 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 4 है। अब हम दूसरी लाइन में चलते हैं, 11 से 20 वाली में। 11 मिली, 13 मिली, 17 मिली, 19 मिली। यहाँ कितना मिला? 2 मिला। अब हम तीसरी लाइन में बढ़ते हैं, ये 23 मिला है और 29 मिला है। देखिए यहाँ पे 2 आया है। अब यहाँ चलते हैं, 31 मिला है और आपका मिला है 37। यहाँ भी 2 मिली। अब यहाँ बढ़ने का प्रयास करते हैं, 41 मिला, 43 मिला और आपका मिल गया 47। यहाँ 3 मिल गई। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, 51 में चलेंगे तो पहले ये 53 मिली और दूसरी मिल जाएगी आपकी 59 मिलेगी। आगे चलते हैं, 61 मिली और 67 मिली। फिर आगे बढ़ेंगे अगली लाइन में तो आपका 71 मिला और ये 73 मिला और ये 79 मिला। आगे चलेंगे, आगे 2 मिलेगी, वह है 83 है और 89 है। और 91 से 100 के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या है, वह 97 है। आप भी सीखने का प्रयास करेंगे, कोई कठिन कोड नहीं है, बस आपको याद रखना है 44, 22, 32, 23, 21। एक बार फिर सीखने का प्रयास करते हैं, 44, 22, 32, 23, 21। ये मोबाइल नंबर की तरह आप याद कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको बस यह कोड याद रखना है। ये 10 तक, 20 तक, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इसको जोड़ लेते हैं। 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, 2, 17, 2, 19, 3, 22, 22, 2, 24, 1, 25। तो 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25 हैं। अब 1 से 50 की बात किया जाए तो कहेंगे 10, 20, 30, 40, 50, यानी यहाँ तक, ये 50 तक में, ये 10, 20, 30, 40, 50। 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15। अगर आपसे 25 तक पूछ लिया जाए तो 25 तक यही है, लेकिन इसको जोड़ लेंगे 4, 4, 8 और यहाँ 2, 8, 2, 10 हो गया। लेकिन यहाँ 2 काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 25 तक में तो सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या 23 मिली है, 29 तो 25 के बाद आती है, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। तो आपका उत्तर हो जाएगा कितना? ये 9 हो जाएगा। अगली संख्या की बारी आती है। अगली संख्या हम बात करेंगे भाज्य संख्या की। अगली संख्या भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या होती क्या है? भाज्य संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जिन संख्याओं के
जिन संख्याओं के 3 या 3 से अधिक अपवर्तक हो यानी गुणनखंड हो, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। साधारण सी भाषा में कह सकते हैं ऐसी सभी संख्याएं जो या तो कम से कम 3 संख्याओं से कटे या 3 से अधिक संख्याओं से कटे, ऐसी संख्याओं को कहते हैं भाज्य संख्या। अब हम वही संख्या स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 को पहले ही चेक कर लिए हैं, 1 के अलावा किसी से कटने वाली नहीं है। 2 को भी चेक कर लिए, 1 और 2 के अलावा किसी से नहीं कटेगी, तो यह भी भाज्य नहीं है। और 3 को भी चेक कर लिए थे, 1 और 3 के अलावा किसी से नहीं कटेगी। अब हम चेक करेंगे 4 को। तो साथियों कोई भी संख्या 1 से और स्वयं से कट जाती है, इसके अतिरिक्त यह किसी से कटेगी कि नहीं, तो कहेंगे यहाँ 2 से कट रही है। अब यहाँ देखिए ये 3 संख्याओं से कटी, इसलिए यह भाज्य संख्या है। अब 5 को देखेंगे तो कहेंगे यह 1 से कटेगी 5 से, और तीसरी संख्या नहीं मिली काटने वाली। अब हम काटते हैं 6 को, 1 से कट जाएगी, 6 से कट जाएगी, और किसी से कट रही है तो कहेंगे हाँ 2 से कट रही है, 3 से कट रही है। अब बताइए कटने के लिए कम से कम 3 चाहिए, यहाँ तो 4, और अच्छा हुआ कटने के लिए कम से कम 3 संख्याएं चाहिए थी, लेकिन यहाँ 1 2 3 4 संख्या मिल गई। यह भी कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। आप 8 को भी ऐसे ही चेक करने का प्रयास करेंगे तो कहेंगे कि यह 1 से कटेगी, 8 से कटेगी, और यह 2 से भी कटती है, और यह 4 से भी कटती है, तो कहेंगे हाँ यह भी कैसी संख्या है, तो यह भी भाज्य संख्या है। साथियों मैं आपसे यह अपील करना चाहता हूँ, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आती है तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर नहीं समझ में आती है तो कोई बात नहीं। साथियों हम आपसे अब विदा लेते हैं, अगली वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे। उसमें आपको परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, स्थानीय मान के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।